नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित अगला पार्ट। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल हुआ। भोपाल रियासत भारत संघ में कब शामिल किया गया है, ये अपने को बताना है। सन 1947 में, सन 1948 में, सन 1949 में या सन 1953 में। तो भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल कब किया गया है? तो दोस्तों, भोपाल रियासत की अगर बात करेंगे तो इसको सन 1949 में भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था। अगर भोपाल की बात करेंगे तो कब? 1 जून 1949 को भारत संघ में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो 1938 में, कब की बात हो रही दोस्तों? 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी? भोपाल प्रजामंडल। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। और 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। कब? 1956 में। लेकिन उस समय ये सीहोर जिले की एक तहसील थी। और 1972 में भोपाल को क्या बनाया गया दोस्तों? जिला बनाया गया। 3-4 चीज़ें हैं भोपाल के बारे में। भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया? 1 जून 1949। 1938 में क्या हुआ था? भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। उस समय भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो भोपाल जिला कब बना? तो भोपाल 1972 में जिला बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में किस नाम से जाने जाते थे? वर्तमान के जो उत्तरी जिले हैं ब्रिटिश भारत में किस नाम से जाने जाते थे, ये अपने को बताना है। रजवाड़े, देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर बात करेंगे तो वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में रजवाड़े या फिर देसी रियासतें या फिर प्रिंसी स्टेटस, ये सभी स्टेट्स कहलाते थे। और इनका प्रशासन अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथों में था। तो ये सभी कहलाते थे दोस्तों। रजवाड़े भी कहलाते थे, देसी रियासतें भी कहलाते थे और प्रिंसली स्टेट्स भी कहलाते थे। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ का शासन किनके हाथ में रहता था? जो अंग्रेजों के अधीनस्थ राजाओं के हाथों में रहता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना किस राज्य का हिस्सा बना? भारतीय स्वतंत्रता के तत्काल बाद गुना किस राज्य का हिस्सा बना? भोपाल, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उस समय कितने पार्ट में बटा था भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद? 3 भागों में, 3 पार्ट में। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 भागों में बटा था। पार्ट ए की अगर बात करेंगे तो सीपी और बरार कौन आता था दोस्तों? सीपी व बरार। पार्ट बी में मध्य भारत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश या फिर भोपाल भी इसी के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर गुना की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर गुना की बात करेंगे तो गुना मध्य भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था दोस्तों? मध्य भारत का हिस्सा था। गुना मध्य भारत राज्य का हिस्सा स्वतंत्रता के बाद बना। गुना को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मालवा का प्रवेश द्वार। किसको कहा जाता है? गुना को। और ये कौन से डिवीजन में आता है? तो ये ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो पार्ट ए में सीपी और बरार, पार्ट बी में मध्य भारत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य भी पार्ट सी के अंतर्गत आता था। लेकिन गुना को स्वतंत्रता के तुरंत बाद किस में मिलाया गया दोस्तों? मध्य भारत में मिलाया गया। और गुना को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो ग्वालियर डिवीजन के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 6 मिनट से 92 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये वाली स्थिति तो है नहीं किसकी? मध्य प्रदेश की।
21 बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा उत्तरी अक्षांश में कहाँ से कहाँ तक, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 36 मिनट तक उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। और पूर्वी देशांतर की अगर बात करेंगे तो 74 डिग्री 7 मिनट से 42 डिग्री 79 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये स्थिति भी नहीं है। अगर बात करते सी ऑप्शन पे आते दोस्तों, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बात तो सही है। लेकिन अगर देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर की तरफ बढ़ते हैं। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये वाली बात भी सही है दोस्तों। अगर मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये स्थिति सही है उत्तरी अक्षांश में। और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, ये स्थिति भी सही है। इसलिए इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, ये स्थिति एकदम सही होगी, अर्थात इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 71वां, 72वां, 74वां और फिर 74। तो दोस्तों ये दो जगह गलती से 74वां हो गया, सी ऑप्शन को आप कर लेना 73वां। कौन सा करना है इसको, 73वां। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो वो कौन सा था, 73वां। याद से कर लेना दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित है? मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित है। इस व्यवस्था की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का 10वां संभाग कौन सा है? मध्य प्रदेश राज्य का 10वां संभाग कौन सा है? रीवा, शहडोल, भोपाल या फिर नर्मदापुरम? तो दोस्तों 10वें संभाग के रूप में, 10वें संभाग के रूप में, 10वें संभाग के रूप में कब, कौन से सन में, 2008 में, वर्ष 2008 में किसका गठन किया गया? शहडोल का गठन किया गया दोस्तों। किसका गठन किया गया? शहडोल संभाग का। तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन हो जाएगा? शहडोल। और अगर इसके अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या बात करेंगे तो कितने जिले हो जाएंगे दोस्तों? 3। यूएसए कितने जिले? 3। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, 3 जिले हो जाएंगे। किस, कौन से संभाग के अंतर्गत? शहडोल संभाग के अंतर्गत। तो 10वां संभाग शहडोल संभाग था और शहडोल संभाग में कितने जिले आ रहे? 3 जिले। और कब बना था दोस्तों? 2008 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? साक्षरता दर की अगर बात करेंगे तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में, भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां, 23वां, 27वां या फिर 28वां? तो साक्षरता दर की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों?
भारत में 28वां स्थान है। परंतु यदि संघ शासित प्रदेशों को हटा दिया जाए तो कौन से स्थान पर आ जाएगा? 21वें स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेशों को हटा देंगे तो कौन से स्थान पर आ जाएगा? 21वें स्थान पर आ जाएगा। कौन दोस्तों? मध्य प्रदेश। और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 69.3% है। कितनी दोस्तों? 69.3% उसकी साक्षरता दर है। अगर बात करेंगे तो साक्षरता दर की दृष्टि से 28वां राज्य, अगर केंद्र शासित प्रदेशों को हटा देंगे तो 21वां, और 2011 जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत साक्षरता दर? तो 69.3%। 69.3% साक्षरता दर है किसकी? मध्य प्रदेश की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या के घनत्व की बात करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसी को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 865 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 236। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो भोपाल का है। कौन सा है दोस्तों? भोपाल का। और देश में जनसंख्या घनत्व के आधार पर 17वां कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन सा दोस्तों? 17वां 17 नंबर का जनसंख्या घनत्व वाला कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या फिर 6 भागों में। तो दोस्तों सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, और मैकल पठार तथा मैकल श्रेणी। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों? ए 3 भागों में सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? सोन नदी, गोदावरी नदी, जोहिला नदी, ताप्ती नदी। तो दोस्तों दक्षिणी सीमा का निर्धारण अगर बात करेंगे तो किसके द्वारा? ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। कौन सी नदी के द्वारा? ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। किसका निर्धारण? दक्षिणी सीमा का निर्धारण। और अगर उत्तरी सीमा की बात करेंगे तो कौन सी नदी? उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और इसके अतिरिक्त भौगोलिक दृष्टि से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश देश में कौन सा बड़ा राज्य है? दूसरा बड़ा राज्य है, जो कि कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत? 9.38% है। इसके अतिरिक्त कुल क्षेत्रफल का कितना? 9.38% है। और इसकी सीमा कितने राज्यों को लगती है दोस्तों? 5 राज्यों को लगती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में अगर बात करेंगे तो राजस्थान, और कौन आ जाए? उत्तर पश्चिम में कौन है? राजस्थान, और पश्चिम में कौन आ जाएगा? गुजरात। पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पूर्व में छत्तीसगढ़। तो कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो देखते हैं दोस्तों विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है उपरोक्त दिए गए ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 किलोमीटर है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो कितनी है? उत्तर से दक्षिण की
तो उत्तर से दक्षिण की 605 किलोमीटर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870, तो कितनी है दोस्तों यहाँ पर दी हुई 870 किलोमीटर। ए तथा बी दोनों सत्य हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 605 है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। अब सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सत्य हैं, नहीं होगा क्योंकि केवल बी सत्य है। और डी ऑप्शन की तरफ आते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला क्यों गलत होगा? क्योंकि कितनी है दोस्तों? 605 किलोमीटर चौड़ाई है। और बी वाला क्यों सही होगा? क्योंकि राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। लेकिन सी वाला दोनों सही है बता रहा है, इसलिए दोनों नहीं है। और डी वाला बता रहा कि सभी सही है, तो सभी सही नहीं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को कितने स्टेटों में विभाजित किया गया था? 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को कितने स्टेटों में विभाजित किया गया था? तो 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट या फिर 5 स्टेट। तो कितने स्टेट में किया गया था दोस्तों? 3 स्टेट में। कितने स्टेट में किया गया था दोस्तों? 3 में। कौन कौन सा? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित किया गया था। पार्ट ए के अंतर्गत सीपी और बरार आता था। कौन आता था दोस्तों? सीपी और बरार। पार्ट बी के अंतर्गत कौन आता था? मध्य भारत, मध्य भारत। और पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश। कौन आता था दोस्तों? विंध्य प्रदेश। और पार्ट सी में ही कौन आता था? भोपाल। ये 3 स्टेट में बांटा गया था। सीपी बरार की बात करेंगे तो इसकी राजधानी नागपुर। मध्य भारत की बात करेंगे दोस्तों तो 6 महीने इंदौर, 6 महीने ग्वालियर। विंध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो रीवा। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल। तो कितने स्टेटों में बांटा गया दोस्तों? 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के गठन के समय सीपी और बरार में कितनी रियासतें थी? गठन के समय सीपी, यहाँ पर सीपी है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सीपी और बरार में कितनी रियासतें थी? मध्य प्रदेश के गठन के समय सीपी और बरार में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें, 15 रियासतें, 17 रियासतें या फिर 20 रियासतें। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय सीपी और बरार में कहाँ की बात हो रही है दोस्तों? सीपी व बरार की बात हो रही। सीपी और बरार में कितनी रियासतें थी? तो 15 रियासतें थी। कितनी दोस्तों? 15 रियासतें स्थित थी। कहाँ पर? सीपी और बरार में। अगर इसके अतिरिक्त मध्य भारत की बात करेंगे तो मध्य भारत में कितनी थी? 26 रियासतें थी। कितनी थी? 26। और विंध्य प्रदेश में कितनी थी दोस्तों? 58 रियासतें थी। सीपी बरार में कितनी थी? 15। मध्य भारत में कितनी थी? 26। विंध्य प्रदेश में कितनी थी? 58। तो सीपी बरार में कितनी हो जाएगी दोस्तों? सीपी बरार में 15 रियासतें। अर्थात इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब होगा? बी ऑप्शन, 15 रियासतें सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2003 में कितने जिलों का गठन किया गया था? सन 2003 में कितने जिलों का गठन किया गया था? अगर 2003 की बात करेंगे तो 2003 में, 3 से याद रखना दोस्तों, 3 जिलों का गठन किया गया था। 2003 में कितने? 3 जिलों का गठन किया गया था। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बुरहानपुर से कौन हुआ था अलग? बुरहानपुर से किसका? खंडवा। बुरहानपुर से खंडवा। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो अशोकनगर से गुना। कौन दोस्तों? दूसरा कौन? गुना। और अनूपपुर से कौन बना था? शहडोल। कौन बना था दोस्तों? शहडोल। तो पहला कौन बना था? खंडवा। दूसरा कौन बना था? गुना। और तीसरा कौन था दोस्तों? शहडोल। बुरहानपुर से खंडवा, अशोकनगर से गुना और अनूपपुर से शहडोल। तो सन 2003 में कितने जिले? 3 जिले बनाए गए थे। एक तो खंडवा, दूसरा गुना और तीसरा शहडोल। किससे? अनूपपुर से। बुरहानपुर से खंडवा और अशोकनगर से गुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
मध्य प्रदेश के पहले जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, BR दुबे, तारकोंडे मेहता या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर बात करेंगे तो दोस्तों पहले जिला पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? कब? 1985 में गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? BR दुबे जी थे। कौन? BR दुबे जी थे। और इस आयोग की सिफारिश पर 1998 में, कब दोस्तों? 1998 में कितने जिलों का? 10 जिलों का गठन किया गया, 10 नए जिले बनाए गए। 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? BR दुबे जी को। और इनकी सिफारिश पर 1998 में कितने जिले बनाएंगे? 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन, BR दुबे जी सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या था? मांडव, कालिंजर, जेजाक भुक्ती या इनमें से कोई नहीं। तो बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या था दोस्तों? जेजाक भुक्ती। क्या नाम था दोस्तों? जेजाक भुक्ती। क्या नाम था? जेजाक भुक्ती। इसका विस्तार कहाँ था? इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी था। बुंदेली इस क्षेत्र की मुख्य बोली थी और बुंदेली ही तारण पंथ का जन्म स्थान था। देखो, बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या था? जेजाक भुक्ती। और इसका क्षेत्र कहाँ? मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश तक भी था। और इस क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या थी? बुंदेली। क्या थी दोस्तों? बुंदेली। और तारण पंथ का जन्म स्थान किसका दोस्तों? तारण पंथ का जन्म स्थान किसको माना जाता है? बुंदेलखंड को माना जाता है। तो बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा? जेजाक भुक्ती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महाकौशल क्षेत्र की राजधानी किसे बनाया गया था? महाकौशल क्षेत्र की राजधानी किसे बनाया गया था? रीवा, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर को? तो महाकौशल क्षेत्र की राजधानी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो किसको बनाया गया था? जबलपुर को बनाया गया था। किसको दोस्तों? जबलपुर को महाकौशल क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था। महाकौशल क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो महाकौशल क्षेत्र मुख्य क्षेत्र था जिसे स्टेट ए में शामिल किया गया था। महाकौशल क्षेत्र मुख्य क्षेत्र था जिसे पार्ट ए या स्टेट ए में शामिल किया गया था। और सभी स्टेटों को 1947 के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद सम्मिलित किया गया था। इन स्टेट का निर्माण कब किया गया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे दोस्तों तो महाकौशल क्षेत्र की राजधानी किसको बनाया गया था? जबलपुर को। और ये किसका हिस्सा था? पार्ट ए का हिस्सा था। तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, जबलपुर सही होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।